हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इंडियन ग्रोथ स्टडी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। चलिए, जो हम मनोविज्ञान में हमारा अधिगम टॉपिक चल रहा था और अधिगम का हम ये कंटिन्यू क्लास जा रहा है। इससे पहले अधिगम का हमने 3 क्लास जो अपलोड कर दिया है। ये अधिगम का तीसरा होगा। पहले वाले में आपको बता दिए थे अधिगम का परिभाषा, अर्ध क्षेत्र क्या था। फिर अपने आपको बताया था अधिगम को जो है वो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने तरीके से बताया था। पहला था एक व्यवहारवादी मनोवैज्ञानिक, मतलब थे जो है, उन्होंने बताया था कि जो बालक होता है वो कैसा अधिगम करता है, वो व्यवहार के माध्यम से करता है। दूसरे थे जो है संज्ञानात्मक व्यवहारवादी, मतलब संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत। हालांकि अभी तुम व्यवहारवादी वाला ही पढ़ रहे हैं। तो इसी क्रम में हमने पहला वीडियो, मतलब जो अधिगम सिद्धांत वाला जो गया था वो थार्नडाइक का गया था, फिर दूसरा स्किनर का गया था, और आज इसी क्रम का जो है ये तीसरा वीडियो होगा पावलोव। और जो है पावलोव का होगा, और गुथरी का समीपता का सिद्धांत होगा, और हल का जो है पुनर्बलन का सिद्धांत होगा। ठीक है, आज हम जो है व्यवहारवादी वाला जो मनोविज्ञान जो सिद्धांत जो दिए थे, मतलब व्यवहारवादी अधिगम का जो सिद्धांत था, आज इसको हम जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आज इसको हम समाप्त करेंगे। इसके अगला जो वीडियो मतलब होगा वो फिर संज्ञानात्मक व्यवहार का सिद्धांत होगा। ठीक है, मतलब संज्ञानात्मक अधिगम का जो सिद्धांत है वो होगा। ठीक है, जिसमें सूझबूझ के माध्यम से सीखते हैं, उसको हम आगे आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए आज हम जो है आपको बताते हैं तीसरा जो मनोवैज्ञानिक थे वो पावलोव महोदय थे। ठीक है, पावलोव महोदय जो थे जो है ये कहाँ के थे, थोड़ा इनके बारे में हम परिचय का जान लेते हैं। ये रूस के ये मतलब मनोवैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक भी थे और शरीर शास्त्री भी थे, मतलब फिजियोलॉजिस्ट भी थे ये। ठीक है, फिजियोलॉजिस्ट भी थे। और इनको इन्हीं प्रयोग के कारण ही जो है इन्होंने जो अपना सिद्धांत दिया है, इसी कारण जिनको 1904 में जो है क्या कहते हैं नोबेल प्राइज से सम्मानित भी इनको किया गया था। ठीक है, इनका पूरा नाम है क्या कहते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव। ठीक है, इनको क्या कहते हैं इवान पेट्रोविच पावलोव, इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, अब चलिए देखते हैं इनका जो सिद्धांत दिए थे। इन्होंने क्या किसका सिद्धांत दिया था? अनुकूलित अनुक्रिया अधिगम का सिद्धांत दिया था। ठीक है, क्या दिया था? पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत, या इसी को कहते हैं पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी। ठीक है, तो इससे पहले जैसे हम आपको बताए थार्नडाइक का जो है सिद्धांत जो अन्य नाम दिया गया था, स्किनर के बहुत सारे नाम जो सिद्धांत थे उसका भी बहुत सारे अदर नाम दिए गए थे। तो ठीक उसी प्रकार से इनके जो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत है इसको भी बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसको हम चलिए बारी बारी से देखते हैं। और ये जो टॉपिक है अधिगम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप चाहे जो भी एग्जाम आप देंगे, सीटेट का हो, मतलब अब कहना क्या, कहने वाली बात ही क्या है, अधिगम टॉपिक चल ही रहा है। अधिगम मतलब होता है साइकोलॉजी में सिखाने का तरीका क्या होता है, किस तरीके से बच्चे सीखता है। तो उसमें जो कुछ मनोवैज्ञानिकों ने जो प्रयोग वगैरह दिए हैं, अपना सिद्धांत दिए हैं, तो वो तो इम्पोर्टेंट हो ही जाता है। तो वही सिद्धांत पढ़ रहे हैं तो बताने की कहने की ज़रूरत नहीं है कि चलिए अब सीधे अब आते हैं इनके जो अन्य जो सिद्धांत जो मतलब दिए हैं, अन्य नाम से जो जाना जाता है, अदर नाम से, उसको हम पहले देखते हैं। ठीक है, तो पहले क्या है, इनके जो बहुत सारे सिद्धांत दिया गया था, इसको क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत कह देते हैं। ठीक है, इसी को रूढ़िवादी सिद्धांत, परंपरागतवादी सिद्धांत भी कहते हैं। तो मतलब बहुत सारे सिद्धांत नाम से जानते हैं। चलिए देखते हैं पहले क्या है। तो पहले देखते हैं इनका जो पावलोव का अनुकूलित अनुक्रिया सिद्धांत, पावलोव क्लासिकल लॉ। ठीक है, क्लासिकल लॉ सिद्धांत कहते हैं। ठीक, पहले क्या है, पहला नाम क्या है, अदर नाम में प्रतिस्थापन का सिद्धांत भी कहा जाता है इनको। ठीक, प्रतिस्थापन का सिद्धांत। फिर अगला क्या है, क्लासिकल अनुबंधन का सिद्धांत। अभी जो 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 ये नाम इसमें यहाँ है जो है, जब इनका आगे बताएंगे ये नाम भी आपको स्पष्ट होता हुआ चला जाएगा कि इनको प्रतिस्थापन क्यों कहा जा रहा है, क्लासिकल क्यों कहा जा रहा है, ये आपको आगे समझ में आएगा। ठीक है, फिर एक है अगला क्या कहते हैं, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। ठीक है, शास्त्रीय अनुबंधन का सिद्धांत। दूसरा क्या है इसके आगे जो है ये रूढ़िवादी सिद्धांत कहते हैं इसको, प्राचीन सिद्धांत भी कहते हैं, या इसी को परंपरागत अनुबंधन का सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक, अब अगला देखते हैं क्या, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, अनुबंधित अनुक्रिया का सिद्धांत भी कहा जाता है। अब आगे क्या है, संबंध प्रतिक्रिया का सिद्धांत, या इसी को
संबंध प्रत्यावर्तन का सिद्धांत भी कहते हैं, या फिर आगे देखेंगे तो प्रतिवादी, ठीक, प्रतिवादी अनुबंधन का सिद्धांत, या इसी को टाइप यस अनुबंधन का सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इस तरीके से आप इनका जो है जो नाम कई सारे दिए गए हैं ये आपको याद होना जरूरी है, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है सीटेट में तो नहीं पूछेगा, लेकिन जो कहते हैं जो मतलब टेट वगैरह आप देंगे या शिक्षक भर्ती जो भी आप मतलब देखेंगे एग्जाम में, तो यहाँ से क्वेश्चन सीधे बनता है, मतलब इसके उपनाम जो दिया गया है उससे भी यहाँ क्वेश्चन बनता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अब ये अपने प्रयोग में क्या क्या बताए थे पावलो महोदय, ठीक है। तो ये भी अपना एक प्रयोग किए थे, क्या किए थे, ये भी अपना एक प्रयोग किए थे। जैसे थानडाइक ने बिल्ली पर किया था, ठीक है, स्किनर ने भी जो कबूतर बिल्लियों पर अपना प्रयोग किए थे, तो ठीक उसी प्रकार से जो है पावलो महोदय भी जो अपना प्रयोग जो है एक कुत्ते पर किया था, ठीक है, कुत्ते पर किया था, वही हम आपको यहाँ बताएंगे, ठीक है, उसी को आपको समझाएंगे, ठीक है। तो इन्होंने पहले प्रयोग करने से पहले थोड़ा हम आपको बता देते हैं इसका बैकग्राउंड क्या है, ये क्या ये कहते हैं, ये मतलब ये चीज़ बताते हैं पावलो महोदय, ये कहते हैं कि जब व्यक्ति के सामने अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाए तब व्यक्ति जो है स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। अब आपको पता नहीं होगा अस्वाभाविक स्वाभाविक, मतलब जब व्यक्ति के सामने अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब होता है जो स्वाभाविक ना हो, जो नेचुरल ना हो, ठीक है, मतलब जो बनावटी हो, नकली हो, आर्टिफिशियल हो, ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक। अस्वाभाविक मतलब इंग्लिश में आप जाएंगे तो नेचुरल होता है, तो ये अस्वाभाविक मतलब अननेचुरल हो जाएगा, तो यह मतलब आर्टिफिशियल हो जाएगा। यही कह रहा है जब व्यक्ति के सामने या बालक के सामने जब अस्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तब वो स्वाभाविक अनुक्रिया करता है। स्वाभाविक अनुक्रिया मतलब नेचुरल एक्टिविटी वो करता है, जो प्राकृतिक चीज़ होती है, नेचुरल जो होती है या वास्तविक अनुक्रिया वो करता है, यही ये चीज़ बताते हैं, ठीक, ये हो गया। आगे कहते हैं जब व्यक्ति के सामने जो है स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, मतलब असली वाला उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है, जो असली मतलब नेचुरल होता है, ठीक है, जब स्वाभाविक उद्दीपक प्रस्तुत किया जाता है तब व्यक्ति जो है स्वाभाविक अनुक्रिया भी करता है। तो यहाँ बात तो सही है भाई, जब रियल चीज़ कोई प्रस्तुत किया जाए और रियल एक्टिविटी भी करे तब तो कोई मतलब असामान्य बात नहीं है। लेकिन जब कोई नकली चीज़ को देखकर और असली जैसा जो है वो व्यवहार करने लगे तो उसमें तो कुछ ना कुछ तो भाई विशेष बात है। तो यही चीज़ जो है ये यहाँ पर जो है क्या कहते हैं, ये पावलो महोदय जो है अपना प्रयोग करके ये सिखाते हैं, मतलब सिद्ध करते हैं। आप और इजी वे में समझिए, जैसे एग्जांपल आपको हम सेट करते हैं, बताते हैं। जैसे आप रात के अंधेरे में आप जा रहे हो, ठीक, और तभी जो वहाँ पे जो है कोई रस्सी जो है मतलब पड़ी हो, ठीक है, ऐसे मान लीजिए, ऐसे जो सांप जैसे रहता है, ठीक है, तो मान लीजिए सांप के तरीके से मान लीजिए जो है क्या कहते हैं, ऐसे रस्सी पड़ी हो, ठीक, या ऐसे गोला करके ऐसे रस्सी हो, तो तभी जो है वही कहते हैं जैसे रात में जो है रात में आप काली रस्सी को देखकर आप डर जाएं, तो उसी को कहते हैं अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करना। कहने मतलब यहाँ हुआ जो यहाँ काली रस्सी है जिसको आप सांप समझ रहे हो, क्या है वो नकली है ना, वो अस्वाभाविक उद्दीपक है, मतलब बनावटी है, नकली है। लेकिन आप जो डर गए, जो आपको मतलब डर गए, तो वो क्या है, वो आपका डरना क्या है, नेचुरल है, वास्तविक है ना। तो वही कह रहे हैं जब व्यक्ति अस्वाभाविक उद्दीपक के प्रति स्वाभाविक अनुक्रिया करता है तो इन दोनों के बीच में क्या होता है, एक बंध बन जाता है, मतलब उसके प्रति जो अनुकूलित हो जाता है। मतलब यही क्रिया बार बार दोहराते हैं तो वही ये बताते। ठीक, चलिए अब देखते हैं इसके प्रयोग में क्या है। तो प्रयोग में क्या था, ये अपने प्रयोग में जो है एक जो है कुत्ता लेते हैं, ठीक है, एक कुत्ता लेते हैं और उस कुत्ते को जो है मेज से जो है बांध देते हैं। मतलब उस कुत्ते का जो मतलब पैर होता है, चारों जो है हाथ पैर उसका जो भी है उसको बांध देते हैं, ठीक है। और उसके यहाँ गले के पास जो होता है, जो लार ग्रंथि होती है, उसको जो काट कर जो है एक नली से, मतलब उसको जो मतलब उसके जो लार ग्रंथि होती है वहाँ से एक नली सेट करते हैं और उसको एक परख नली के माध्यम से, मतलब एक होता है मतलब लार को एक टब में इसको इकट्ठा करते हैं, एक बर्तन में इसको इकट्ठा करने के लिए जो है उस पाइप को लटका देते हैं, ठीक है।
तो वहीं ये कह रहा है कि ये कुत्ता लेते हैं, कुत्ते को जो है क्या करते हैं, एक टेबल से बांध देते हैं, और बांधने के बाद जो है उसके गले में लार काट दिया जाता है, उसका लार नस जो है लार ग्रंथि वाला, ठीक है, बांध दिया जाता है उसको। तो बच्चे कुत्ते को क्या किया जाता है, फिर बांधने के बाद क्या किया जाता है, फिर एक घंटी मतलब बजाई जाती है, ठीक है, घंटी बजाई जाती है। तो फिर क्या किया जाता है, घंटी बजाया जाता है, फिर भोजन रखा जाता है। भोजन का मतलब यहाँ था कि मांस का टुकड़ा रखा जाता है। तो इसको जब कुत्ता देखता है भोजन को, तो उसके मुंह से जो है लार टपक जाता है, ठीक है, वही चीज़ ये बता रहे हैं। तो यही ये बता है, जैसे कुत्ता था, फिर घंटी बजाते हैं, फिर भोजन रखते हैं, ठीक। तो यहाँ जैसे कुत्ता हो गया, तो यहाँ क्या, घंटी, ठीक। देखा जाए तो घंटी कोई काम है नहीं, कुत्ता भूखा है, उसको भोजन चाहिए। तो अब कुत्ता यहाँ है, भोजन आप देखेगा तो लार टपकेगा तो स्वाभाविक हो जाएगा, ठीक है। तो वही ये कह रहा है कि कुत्ता भी स्वाभाविक है, भोजन भी स्वाभाविक है, फिर लार टपक रहा था स्वाभाविक, यहाँ कोई अन्य नेचुरल चीज़ नहीं हो रही है, तो यहाँ कुछ सामान्य सी बात है। लेकिन ये चीज़ क्या करते हैं पावलो महोदय, कुत्ते को बांधे रहते हैं, तो पहले ये घंटी बजाते हैं, घंटी बजाते हैं मतलब वही अस्वाभाविक उद्दीपक, कृत्रिम उद्दीपक या बनावटी उद्दीपक, क्या है, घंटी, इसे क्या कहते हैं, अस्वाभाविक उद्दीपक, ठीक है। कंडीशनल जो है स्टिमुलस प्रस्तुत करते हैं, उसके बाद जो है भोजन जो है ये उसको मतलब सामने रखते हैं, तब जा कर के उसके मुंह में क्या होता है, लार आ जाता है, ठीक है। वही कह रहे हैं, जब कुत्ता देखा घंटी बजी, ठीक है, घंटी क्या अस्वाभाविक उद्दीपक है, लेकिन भोजन देखा तो उसके मुंह से क्या हो, लार टपकने लगा, तो वही चीज़ कहते हैं। लेकिन ये प्रक्रिया क्या करते हैं, कई बार जो है पावलो महोदय इसको दोहराते रहते हैं। पहले क्या करते हैं, कुत्ते को बांधे हैं, पहले घंटी बजाएंगे, मतलब घंटी बजाए, ठीक है, फिर मांस का टुकड़ा रखे, फिर उसके मुंह में लार आ गया, घंटी बजाए, मांस का टुकड़ा रखे, फिर उसके मुंह में लार आ गया, घंटी बजाए, मांस का टुकड़ा रखे, फिर उसको मतलब क्या हुआ, घंटी बजाए, मांस का टुकड़ा रखे, उसके मुंह में लार आ गया, ठीक। लेकिन अंत में क्या किए पावलो महोदय, घंटी बजा दिए और मांस का टुकड़ा नहीं रखे, फिर भी उसके मुंह में लार आ गया, ठीक है। तो ये प्रक्रिया कई बार जब दोहराते हैं तो ये चीज़ें होने लगती है। उसमें क्या होता है, जो कुत्ता था जो घंटी के प्रति क्या था, अनुकूलित हो गया था, जैसे उसको लगा अब घंटी बजी तो अब जो है हमको खाने को मिल ही जाएगा, मतलब मांस का टुकड़ा हमें मिल ही जाएगा। जैसे आपको ये लगता होगा, जैसे आप क्लास में जब पढ़ाई कर रहे होते हैं स्कूल में, तो जो होता है कभी किसी को मतलब उतना वो नहीं रहता है, जैसे मान ली कभी चपरासी वगैरह स्कूल में नहीं आया रहता है, तो कभी ये होता है कि जाओ कोई बेल बजा दो, कोई ये होता है कि 7वां 8वां पीरियड चल रहा होता है, ये होता है कि जाओ भाई जो है घंटी आप बजा दीजिए, मतलब 7 घंटे बजा दीजिए। तो आदमी क्या होता है, तो कोई जाता है तो सीधे 1 2 3 4 5 ऐसे मारना शुरू कर देता है। तो और जो बच्चे होते हैं, अरे ये तो घंटी बज गई, ये तो छुट्टी हो गया, ठीक है, लेकिन छुट्टी नहीं हुई रहती है, ठीक है। लेकिन क्यों, क्योंकि आप उस घंटी के प्रति अनुकूलित हो गए हैं कि अगर इतनी बार अगर बेल बज रही है 7-8 बार, तो इसका मतलब छुट्टी हो गई है। तो वही चीज़ ये यहाँ भी कह रहे हैं कि क्या कहते हैं कि वो जो कुत्ता होता है उस घंटी के प्रति जो है अनुकूलित हो जाता है, वही ये चीज़ यहाँ समझा रहे, ठीक है। मतलब घंटी बजी, लार टपका, मांस का टुकड़ा आ गया, खाना, ठीक, यही इसमें बता रहे, ठीक है। तो यही चीज़ें बता रहे हैं। तो कुत्ता जो होता है ये, इसके कुत्ता जब घंटी बजती है तो क्या उससे मुंह से लार टपकता है, जब लार टपकता है लेकिन इसको देख करके, घंटी को देख कर टपकता है, तो अस्वाभाविक जो लार टपकता है तो अस्वाभाविक अनुक्रिया इसी को कहा जाता है, ठीक है। लेकिन जब भोजन देखकर उसका मतलब वो लार टपकाता है तो इसी को स्वाभाविक, मतलब लार टपकती है तो स्वाभाविक उद्दीपक कहा जाता है, मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, ठीक है, ये कहा जाता है। अब इसमें देखते हैं 4 कंडीशन बनता है, ठीक है। देख क्या होता है, एक बनता है जो है स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक उद्दीपक, तो स्वाभाविक अनुक्रिया, अस्वाभाविक अनुक्रिया, ठीक, वही चीज़ यहाँ बनता है। ये कहते हैं जैसे अनकंडीशनल स्टिमुलस, ठीक है, मतलब स्वाभाविक उद्दीपक को देखेगा, ठीक है, जैसे मांस का टुकड़ा देखा तो स्वाभाविक उद्दीपक किया, मतलब लार टपका, तो मतलब सही है, ठीक है, ये चीज़ हम बता रहे हैं, ठीक। अगला क्या कहते हैं, कंडीशनल ला, ठीक है। कंडीशनल ला क्या कहते हैं, कंडीशनल ला में मतलब अस्वाभाविक उद्दीपक, मतलब यहाँ जो है क्या हुआ, सिर्फ घंटी अकेले बजी, ठीक है, क्या है यहाँ सिर्फ घंटी बजी, ठीक है, सिर्फ अस्वाभाविक उद्दीपक मतलब घंटी बजी, लेकिन उसका जो अस्वाभाविक उद्दीपक, तो वही कह रहा है कि अस्वाभाविक उद्दीपक
और अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक, यहाँ पर भी जो है घंटी बजी, फिर भी जो है वो क्या किया, स्वाभाविक उद्दीपक फिर भी वो किया। ठीक है, यही कहने के ऑप्शन से। अगला क्या कहता है, UCR मतलब अनकंडीशनल रिस्पॉन्स, मतलब जो है अनकंडीशनल, ठीक है, मतलब बिना किसी कंडीशन, मतलब स्वाभाविक अनुक्रिया भी इसी को कहा जाता है। मतलब 4 टर्मोलॉजी आप है यहाँ आप समझिए। ठीक है, यही है CR इसे कहते हैं, मतलब कंडीशनल रिस्पॉन्स। ठीक है, स्वाभाविक उद्दीपक, अस्वाभाविक अनुक्रिया। वही चीज़ है कि जैसे स्वाभाविक उद्दीपक मतलब नेचुरल रूप, मान लीजिए नेचुरली रूप से जो गोश्त रखा गया था, वो मांस का टुकड़ा रखा था, तो क्या था, स्वाभाविक उद्दीपक। ठीक, अब ये था कि अस्वाभाविक अनुक्रिया। ठीक है, अस्वाभाविक क्या है, अनुक्रिया। अस्वाभाविक अनुक्रिया में क्या होगा, उसमें वही करेगा ना। ठीक, तो अस्वाभाविक अनुक्रिया वही किया जो ला टपका दिया। ठीक है, उसको नहीं टपकाना चाहिए। ठीक, यही चीज़ें मतलब कह रहे हैं। ठीक है, इसी चीज़ को जब दोहराया जाता है तो उसी के साथ अनुकूलित हो जाता है। यही चीज़ बच्चे में मतलब बताते हैं कि बच्चे जो भी चीज़ होती है, जो उसके आसपास जो घटनाएं घटती हैं, कई बार क्या होता है उसी के साथ वो भी अनुकूलित हो जाता है। ठीक है, जो अच्छा बुरा जो भी होता है वो भी ऐसा सीख लेता है। ठीक, यही चीज़ है, ये बताते हैं। और इसमें देखते हैं कुछ इसका मतलब ये इसमें कुछ शब्दावलियाँ इसमें मतलब किया गया है। इसमें पहले एक था मतलब जैसे विलोपीकरण था। विलोपीकरण में ये था कि बाद में ऐसा होता है कि जब आप किसी चीज़ को कंटिन्यू करते जाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जो आप आरंभ में जो है बहुत सारी व्यर्थ अनुक्रिया करते रहते हैं, व्यर्थ जो प्रयास करते रहते हैं, उस सब का क्या होता है, विलोप होता चला जाता है, मतलब उसका विलुप्त होता जाता है और धीरे धीरे आप उसमें कमी आती जाती है और आप जो है सही अनुक्रिया मतलब सही अनुक्रिया करना सीख जाते हैं। वही जैसे बिल्ली थी, बिल्ली बहुत सारा जो है गलत पहले प्रयास कर रही थी, बाद में धीरे धीरे वो सही प्रयास करना सीख गई। वही चीज़ बताते हैं। चलिए हटाइए, उसको तो है ही नहीं, इसमें लिखे नहीं है। तो इसमें क्या है, पहला क्या है, सामान्य उद्दीपक सामान्यीकरण। उद्दीपक सामान्यीकरण मतलब वही जो बालक क्या है, बालक मिलती जुलती, ठीक है, बालक मिलती जुलती परिस्थिति में वैसा ही व्यवहार करता है जैसा कि वह पहले से पूर्व अनुभव में कर चुका है। ठीक है, जैसे जानवर भी आया था ना कि मिलती जुलती परिस्थिति में वैसा ही व्यवहार करेगा जैसे वो पहले से कभी कर चुका। जैसे कुत्ता था यहाँ, उसको घंटी बजाते थे तो उसको मुंहलाट टपकता था, फिर मांस का टुकड़ा मिलता था, तो वही चीज़ कहता है ना। तो बच्चा भी वैसे होता है। ठीक है, अपनी मिलती जुलती परिस्थिति में वैसा व्यवहार करता है जैसा वो पहले अनुभव कर चुका है। ठीक है, जैसे स्कूल की घंटी बजी तो लगता है कि बस अब छुट्टी होने वाली है। ठीक है, मतलब छुट्टी हो गई। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है, सामान्य कारक। ठीक है, सामान्य समय कारक है, सॉरी, इसमें बताते हैं कि जो घंटी बजाने का और मांस का टुकड़ा रखने का जो समय होता है, इसके बीच में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होना चाहिए। अगर बहुत ज़्यादा अंतर हो जाएगा तो भी जो अनुक्रिया वो नहीं करेगा, उसे ठीक नहीं करेगा। वही कह रहे हैं कि घंटी बजाने और वो जो मतलब भोजन रखने का जो समय होना चाहिए उसे 5 सेकंड से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वही चीज़ में बता रहा है, कह रहा है कि 2 उद्दीपकों के बीच अनुबंधन हेतु मतलब बांड बनाने के लिए, मतलब घंटी और भोजन, ठीक है, मतलब घंटी भोजन के बीच में जो है बांड बनाने के लिए, ठीक है, 5 सेकंड से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। ठीक है, 5 सेकंड का अधिक समय नहीं होना चाहिए। ठीक, 5 सेकंड से अधिक समय या बाधा नहीं आनी चाहिए। ठीक, यही बताते हैं। अब देखते हैं पावलोव सिद्धांत यहाँ समाप्त हो जाता है। ठीक है, अब इसके देखते हैं शैक्षिक महत्व क्या है। ठीक, शैक्षिक महत्व ये है कि देखिए ये आगे क्या बताते हैं कि प्राणी जो है तभी सीखता है जब वो क्या रहता है, एक्टिव रहता है, मतलब सक्रिय रहता है। प्राणी तभी सीखता है जब क्या रहता है, वो जब वो सक्रिय रहता है तभी प्राणी सीखता है। ठीक है, ये बच्चे कहते हैं ना, बच्चे कैसे सीखते हैं, बच्चे सक्रिय रूप में सीखते हैं। अब आपके आगे ना साइकोलॉजी वाला जो देखिए, ये तो आपका टेट वगैरह टेटी हो गया या शिक्षक भर्ती जो होगा उसमें ये काम देगा। ठीक है, ये सब इतना ठीक है, लेकिन ये जो शैक्षिक महत्व है आपको यहाँ से डायरेक्ट सीटेट में ये सब काम देता है। ठीक है, सीटेट में ये काम देता है और समझ जो है सीटेट की यहीं से डेवलप होती है। ठीक है, सीटेट के क्वेश्चन वगैरह यहीं से आपको देखने को मिलता है। ये होता है कि भाई क्वेश्चन कहाँ से बन रहे हैं, जो पॉजिटिव नेगेटिव जो शब्द मतलब जनरेट किए जाते हैं यहीं से वो चीज़ें होती हैं। ठीक है, जैसे यहाँ होता है प्राणी मतलब भाई बालक समझिए आप। ठीक है, प्राणी बालक कुछ भी हो, तो प्राणी तभी सीखता है जब वो क्या रहता है, सक्रिय रहता है। ठीक है,
ये चीज़ है। आगे क्या कहते हैं, ये जो होता है शिक्षण प्रक्रिया में, मतलब शिक्षण में श्रव्य दृश्य सामग्री जो है इसी सिद्धांत पर आधारित है। ठीक, ये चीज़ भी आप समझिए, ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि श्रव्य दृश्य मतलब सुनने देखने वाला सामग्री किस पर आधारित होता है, तो पावलोव वाले सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, आगे क्या कहते हैं, यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है। यह सिद्धांत मतलब हमने बताया ना कि जैसे घंटी बजाए फिर मांस टुकड़ा रखे, घंटी बजाए मांस टुकड़ा रखे, भाई बहुत सारी बार इनको मतलब कई बार करना पड़ा, तब जा कर के ये चीज़ें सीख, मतलब वो कुत्ता ऐसा करता था। ठीक है, फिर बाद में जो घंटी बजा दिए फिर भी जो है मांस टुकड़ा नहीं रखे, फिर भी उसके मुंह में लार टपक गया। ठीक है, मतलब आगे जैसे होता है कोई इमली वगैरह कोई खा रहा हो तो देखते हैं ना मुंह में पानी आ जाता है, ठीक वही चीज़ में भी है। वही चीज़ क्या कहते हैं, यह सिद्धांत पुनरावृत्ति पर बल देता है। ठीक है, अभ्यास पर बल देता है। ठीक, पुनरावृत्ति मतलब दोहराव पर, जिसके आधार पर अनुबंधन स्थापित हो जाता है। ठीक है, इसी वजह से तो वो घंटी के प्रति क्या कहता है, अनुबंध बना लेता है। ठीक है, संबंध, बॉन्ड। ठीक, अब देखते हैं क्या भाषा को सीखने व सिखाने के लिए उपयोगी होता है। जैसे भाषा को सीखने सिखाने में उपयोगी होता है बहुत सारा, अगर पुनरावृत्ति अगर किसी भी चीज़ का होगा, आप आराम से कोई भी भाषा आप सीख सकते हैं। ठीक है, ये चीज़ भी कहने का मतलब है। ठीक, अब ये क्या कहता है आगे, इसी सिद्धांत के द्वारा भय संबंधी मानसिक भ्रांतियां को दूर किया जाता है। भाई भय संबंधी मानसिक भ्रांतियां को दूर किया जाता है। कैसे दूर किया जाएगा, जैसे बताया ना, जैसे आप अंधेरी रात में अगर जैसे रस्सी को देखकर आप डर जा रहे हैं तो आपको भ्रांतियां होंगी, डर बैठ गया, लेकिन वो दूर कैसे होगा, बार बार अगर आप वही एक्टिविटी करेंगे, जाकर छू कर देखेंगे या वैसे भी देखेंगे, तब आपको भ्रांतियां दूर हो जाएंगी। ठीक है, बार बार जो है पुनरावृत्ति करने से मानसिक भ्रांति से दूर किया जा सकता है। अब इसी में देखते हैं क्या कहते हैं, देखिए इसमें नोट कर लिखवा भी दिए। ठीक है, जो अभ्यास का जो नियम था, जो अभ्यास से बच्चा अभ्यास से सीखता है, उसको बताए थे थार्नडाइक बताए थे। ठीक है, जैसे बताए थे ना आपको, थार्नडाइक के सीखने का मुख्य नियम 3 बताए थे। पहले क्या था, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम या परिणाम का नियम। ठीक उसी प्रकार से यहाँ भी है जो है पुनरावृत्ति, अभ्यास का नियम कौन बताए, थार्नडाइक, और पुनरावृत्ति का नियम पावलोव महोदय बताए। ठीक है, जो आपको यहाँ हम बता दिए। ठीक, ये यहाँ पे है। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या है, इसमें क्या है, आदतों का निर्माण इस सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक है, अब कोई भी चीज़ हो, अगर बहुत बार अगर उसको मतलब आप दोहराव कर रहे हैं, उसकी पुनरावृत्ति हो रही बार बार, तो वो चीज़ें क्या होता है, आपके नेचर में जो होता है वो चीज़ मतलब आ जाती है। ठीक है, आपके उस स्वभाव में, आपके नेचर में वो इम्प्लीमेंट वो कर जाता है। ठीक है, वही बता रहे आदतों का निर्माण जो होता है इसी सिद्धांत पर आधारित होता है। ठीक, ये आप जानते रहिए। अब आगे क्या कहता है इस सिद्धांत, यह सिद्धांत यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। देखिए यांत्रिक तरीके से मतलब जैसे कुत्ते क्या किए थे, मेज में इसको बेचारे का हाथ पैर बांध दिए थे, और उसके गले में बताओ यहाँ लाल ग्रंथि कट मार के क्या किए थे, पाइप लगा करके परक नली में उसका वो डाल दिए थे लार इकट्ठा करने के लिए। ठीक, वही कह रहे हैं यांत्रिक तरीके से, मतलब अब विभिन्न ऐसी परिस्थिति पैदा कर दी तब जो है वो सीखा था। जैसे थार्नडाइक था तो भी इसको चूहा को बंद किए थे इसमें। ठीक है, तो वही चीज़ इसमें भी है कि यांत्रिक तरीके से सीखता है, मतलब ज़बरदस्ती इसको सिखाया जा रहा है, मतलब यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। मतलब ऐसी बच्चे को आप कहने मतलब तो इसका प्रयोग कैसे होगा, मतलब बच्चे को देखो यहाँ क्या होता है, आप थार्नडाइक मतलब आप टीचर अध्यापक आप खुद बन जाइए। ठीक है, आप थार्नडाइक मतलब थार्नडाइक ले लिया जगह अध्यापक, मतलब थार्नडाइक की जगह अध्यापक ले लिया। ठीक, और जो बच्चे हैं आप मतलब समझिए उनको चूहे मत समझिए, लेकिन जैसे चूहे को वो ऐसा प्रयोग करके वो सिखा दिया। ठीक है, मतलब जानवर को भी सिखा दिया थार्नडाइक, ऐसा माहौल या परिस्थिति क्रिएट करके। ठीक उसी प्रकार से आप बच्चे को भी जो है ऐसा माहौल क्रिएट करिए, ऐसा वातावरण जनरेट करिए कि वो बच्चा भी जो है इसी तरह मतलब वो भी जो भी आप सिखाना चाहते हैं अच्छी बातों को आप उसको भी सिखा सके। यही इसका कहने का मतलब होता है। कोई बच्चा कोई भी चीज़ होता है अच्छी बातें उसको सीखने में किसी को भी जो है मतलब अच्छा नहीं लगता। ठीक है, लेकिन अब डिपेंड करता है आप उसको कितना इंटरेस्ट बना दे रहे हैं, कितना आप जो है अच्छा से आप अपने माइंड का प्रयोग करके कितना अच्छा उसको मतलब इंटरेस्टिंग बना देते हैं। वही चीज़ ये कह रहा है कि यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आ जाएगा कि यांत्रिक तरीके से सीखने पर एक अध्यापक बल देता है तो क्या पॉजिटिव निगेटिव,
तो आदमी लगेगा नहीं ये तो निगेटिव है, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। आप इसको भी जानते रहिए, ठीक। क्या यांत्रिक तरीके से सीखने पर बल देता है, ठीक। अब क्या है, बालक के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग कदापि ना करें, मतलब कभी ना करें, ठीक है, जो आगे चलकर बालक जो आगे चलकर कुंठाओं में बदल जाए, ठीक है, कुंठाओं में बदल जाए, क्योंकि इसी प्रकार बालक में प्रेम व घृणा उत्पन्न होता है, ठीक है। बच्चों ऐसे कोई भी शब्द बार बार मत बोलो कि तुम मतलब नहीं सीख सकते, तुम बहुत कमज़ोर हो, बहुत पिछड़े हुए हो। ऐसे अगर बार बार शब्द आप बोलते रहेंगे तो बच्चे के मन में क्या होगा, वो चीज़ जो घर कर जाएगा, और इससे क्या होगा, वो आगे चल कुंठित भी हो सकता है, ठीक है। इससे उसका विकास जो मानसिक विकास, बौद्धिक विकास जो भी है वो क्या हो, बाधित हो सकता है, ठीक है। इसलिए ऐसे मतलब इसका प्रयोग नहीं करना चाहिए, ठीक, क्योंकि इसी में जो बालक जो है प्रेम व घृणा करना इसी में सीख जाता है, ठीक है, ठीक। देखते होंगे कोई अध्यापक होता है मतलब छोटे क्लास में कोई बच्चा अगर ऐसा रूडली व्यवहार करता है, बच्चों को मारता पीटता है, घूरता है, ठीक है, कि बच्चों हमेशा मतलब बेइज्जत करता है, निंदा करता रहता है, तो बच्चे क्या होता है, उस अध्यापक से डर जाते हैं, इतना डर जाते हैं कुछ ज़िंदगी भर उसको याद रखते हैं कि वो टीचर जो है एकदम ख़राब ही था, ठीक है। तो इस तरह का व्यवहार नहीं करना चाहिए। इसीलिए जो कॉन्वेंट स्कूल होता है वहाँ जो बच्चों को मतलब प्राइमरी पढ़ाने के लिए जो है महिलाओं को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है। यही वजह KVS वगैरह में भी ज़्यादा महिलाओं को ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, ठीक है। ये चीज़ आप जानते रहे, ठीक है, क्योंकि वो बच्चे को ज़्यादा अच्छे से हैंडल कर लेती हैं, ठीक है। ये चीज़ हो गया। पुरुष भी कर लेते हैं, ऐसी बात नहीं है कि एक लौते वही अकेले हैं, ठीक है। अब चलिए देखो पावलो का शैक्षिक महत्व, प्रयोग और उनके क्या सिद्धांत थे और सिद्धांत के अन्य क्या नाम थे, वो सब आपको हम बता दिए। अब 2 लोग और बचे हैं, एक हल बचे हैं, गुथरी बचे। ये सिर्फ नाम ही आप देख लीजिए, बहुत ज़्यादा इनसे क्वेश्चन बनता नहीं, बस ये है कि आप जानते रहिए, क्योंकि टेट वगैरह में क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, ठीक है, मतलब जानते रहेंगे तो ये आगे भी आपको काम देगा, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला क्या है। 4 नंबर पे हल का पढ़ते हैं, हल महोदय को। तो हल का क्या है, 1 मिनट, ये 4 नंबर पे आएगा ना, 3 मनोविज्ञानी पढ़ लिया। 4 में क्या है, हल का प्रबलन का सिद्धांत या हल का पुनर्बलन का सिद्धांत, या इसी को रीइंफोर्समेंट थ्योरी भी कहा जाता है, ठीक है। इसे क्या है, हल का रीइंफोर्समेंट सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके कई सारे नाम हैं, आप नाम जरूर पूछिए, क्योंकि ये TT वगैरह में क्वेश्चन पूछा गया कई बार, ठीक है। जैसे इसमें पहला नाम क्या है, गणितीय सिद्धांत भी कहते हैं, इसी को परिकल्पित निगमन का सिद्धांत कहते हैं। आप गणित पढ़ रहे हैं तो परिकल्पना क्या होता है, कोई भी अगर इक्वेशन वगैरह दिया जाता है तो उसको क्या होगा, परिकल्पित, मतलब समस्या का जो समाधान होता है उसका जो है पहले परिकल्पना, मतलब किसी समस्या का संभावित हल ही क्या होता है, परिकल्पना होता है। इसको आपको हम बता चुके हैं, ठीक है। इसे क्या कहते हैं, परिकल्पित निगमन का सिद्धांत, ठीक। इसे क्या कहते हैं, आवश्यकता अवकलन का सिद्धांत भी कहा जाता है, ठीक है। अभी भी जान, जैसे आवश्यकता का मांग सिद्धांत अब्राहम मास्लो का है, तो ऐसा कंफ्यूज नहीं होना है। आवश्यकता का अवकलन किस में आता है, मैथ वगैरह में आता है, इसलिए आप जानते रहिए। मैथ वाला कौन दिया, गणितीय सिद्धांत, तो हल महोदय दिए, ठीक है। हल इजी भी है, मैथ हो तो हल किया जाता है, भाई इस चीज़ को हल किए नहीं किए, ठीक है। तो मैथ हल का गणितीय सिद्धांत, हल का अवकलन सिद्धांत, आवश्यकता का अवकलन सिद्धांत आप कह दीजिए, या परिकल्पित सिद्धांत कह दीजिए, ठीक है। इसमें क्या है, जैविकी अनुकूलन का सिद्धांत, ठीक है। जैविकी मतलब बायोलॉजिकल जो होता है, ठीक, ये हो गया। अब इसमें क्या है, उद्देश्य प्रवणता का सिद्धांत, ठीक है। ये होगा, इन सारे नामों से इन्हें जाना जाता है। अब देखते हैं ये क्या कहते हैं, ये हल महोदय जी क्या कहते हैं, ये बताते हैं। जो जीव जो क्या कहते हैं, पहले बताते हैं, यह स्वयं सिद्ध मान्यताएं, मतलब ये मान्यताएं होती हैं, इनका अपनी मानना था, ऐसा इनका विचार था, और इन्होंने भी मतलब इस चीज़ को दिया है, इसको इन्होंने बताया है। क्या बताया है, इन्होंने बताया कि जो जीव होता है, जीव स्वयं संचालित समस्या का समाधान है, ठीक है। मतलब जो जीव होता है, जो व्यक्ति होता है, जो मानव होता है, वो जितनी भी समस्याएं मतलब हैं उनका जो है वो खुद जो है चलता फिरता वो समाधान होता है।
मतलब आप सामने जो भी समस्याएं हैं आप उनका ही जो है खुद भी जो है आप उसका समाधान भी आप करने वाले होते हैं। ठीक है, यही ये बताते हैं। ये आगे बताते हैं एक जैविक समस्या होती है। क्या होती है? जैविक समस्या। इसमें कहते हैं कि बालक मतलब मनुष्य के सामने, बालक के सामने, जीव के सामने जैसी जैसी समस्याएं आती हैं वैसे वैसे उसका समाधान करते हुए आगे चल जाता है। लेकिन जैसे एक समस्या समाधान कर लेता है तो उसके सामने अगली समस्या आ जाती है तो अगली समस्या समाधान करता है। फिर ये क्रम जो है आगे बढ़ता रह जाता है। जैसे अब्राहम मास्लो का जो सिद्धांत था, पहले क्या था? जैविक सिद्धांत था, मांग वाला सिद्धांत था। फिर जैविक सिद्धांत था, ठीक, जैविक सिद्धांत मतलब जैविक मांग का सिद्धांत कहिए या बायोलॉजिकल मतलब नीड कहिए, ठीक। या उसी तरह के दूसरा था, सुरक्षा का मांग था, फिर सामाजिक मांग था, फिर सम्मान का मांग था, आत्मसम्मान का या प्रतिष्ठा का मांग था, फिर लास्ट में क्या था? आत्मसिद्धि का मांग था। मतलब क्या था कि एक क्रम से था ना, जैसे पहले जैविक मांग पूरा होता था, फिर सुरक्षा का मांग पूरा करते थे, फिर सम्मान का मांग पूरा करते थे। तो इसी क्रम में ये कह रहे हैं कि जैसे जैसे जीव की मांग पूरी होती जाती है उसके जो होता है और भी मतलब जैसे जैसे जैविकी समस्या का समाधान किया फिर सामाजिक समस्या को समाधान करने में लग जाएगा, फिर सुरक्षा की समस्या का समाधान करने में लग जाएगा, फिर आगे वो समस्याएं जितनी भी आएंगे उसको समाधान करते हुए आगे वो बढ़ता जाता है। ठीक है, इसीलिए इसको क्या कहते हैं? ESR सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आप इसको भी जानते रहिए। इस तरीके से उन्होंने 17 स्वयं सिद्धि मान्यताएं बताई और 133 प्रमेय की चर्चा की है। ठीक, आपसे क्वेश्चन कभी पूछेगा तो ये पूछेगा जैविकी अनुकूलन का मांग किसने दिया था, या बस यही है कि नाम वगैरह इसका उपनाम आप जानते रहिए और आपको ज़्यादा यहाँ पूछने की जरूरत नहीं। ठीक है, टेट वगैरह में, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट नहीं। ठीक, आप इसको निगलेक्ट कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक, अब देखते हैं अगला जो है गुथरी का अधिगम का जो सिद्धांत है, इन्होंने जो है अब अपना भी अधिगम का जो सिद्धांत है गुथरी महोदय ने भी बताया था। ठीक है, इनका जो नाम था इसे गुथरी का समीपता अधिगम का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक है, प्रोक्सीमेटली क्या है? प्रोक्सीमिटी। ठीक है, गुथरी प्रोक्सीमिटी थ्योरी। ठीक, ये क्या बताते हैं? ये थार्नडाइक महोदय जो थे, सॉरी गुथरी महोदय जो थे, ये थार्नडाइक और पावलो के, ठीक है, ये थार्नडाइक और पावलो के सिद्धांत से आरंभ में जो है बहुत ज़्यादा ये क्या था, ये मतलब उनसे जो है सहमत थे। मतलब क्या था? ये थार्नडाइक और पावलो के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा ये प्रभावित थे और आगे चल के उसका खूब ज़्यादा समर्थन भी करते हैं। लेकिन आगे चल के जो है ये गुथरी महोदय जी जो है इनके सिद्धांत मतलब ये अपना खुद एक सिद्धांत मतलब ये प्रयोग करते हैं, मतलब और एक मतलब सिद्धांत क्या प्रयोग करते हैं? अपना एक नाम दे देते हैं। ठीक है, इन्होंने बताया था जो है कि जैसे पावलो थे या थार्नडाइक थे या स्किनर महोदय थे, इन्होंने बताया था जो उद्दीपक और अनुक्रिया के मध्य में जो संबंध बनता है, उन्होंने बताया था कि पुनर्बलन के कारण जो है वो संबंध बनता है। तो ये जो है इस गुथरी महोदय बताते हैं, कहते हैं ऐसा नहीं है। जो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य जो संबंध बनता है वो जो है इन्होंने एक नया नाम उसका दे दिया, उसको समीपता का नाम दिया। ठीक है, मतलब जो उद्दीपक अनुक्रिया के मध्य जो संबंध बनता है वो अनुक्रिया मतलब वो समीपता के कारण बनता है। ठीक है, इसीलिए कहते हैं उद्दीपक अनुक्रिया जितने पास होंगे, ठीक है, या जितने ज़्यादा पास होंगे उतना ज़्यादा मजबूत जो है उनका दोनों के बीच में संबंध या अनुबंध बनेगा। ठीक है, वही आगे कहते हैं ये थार्नडाइक और पावलो के सिद्धांत से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे, लेकिन बाद में गुथरी महोदय ने अपने सिद्धांत में एक नए शब्द क्या था? समीपता का शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, इसीलिए इनके सिद्धांत को जो है अधिगम के समीपता का सिद्धांत भी कहा जाता है। ठीक, ये हो गया। इन्होंने आगे क्या बताया? इन्होंने बताया जो है क्या कहते हैं उद्दीपक, क्या बताया जो है इन्होंने आगे बताया उद्दीपक व अनुक्रिया के बीच जो बंध बनता है या अनुबंधन बनता है वह जो समीपता के कारण बनता है। ठीक है, इसलिए उन्होंने बताया है कि जो उद्दीपक अनुक्रिया जितने आपस में पास होंगे, जितने नज़दीक होंगे, उतना मजबूत जो है अनुबंध मतलब इन दोनों के बीच में बनेगा। ठीक है, बाकी ये दोनों क्या कह रहे थे तीनों लोग कि जो उद्दीपक अनुक्रिया के बीच जो संबंध बनता है, जो अनुबंधन होता है वो जो है
पुनर्बलन के कारण बनता है। पुनर्बलन में ये था, ये थायरॉइड क्या था, मछली पाती थी तो पुनर्बलित हो जाती थी, एक्टिविटी करती थी। स्किनर में क्या था, चूहा, स्किनर का जो चूहा या बिल्ली था वो क्या करता था, वो जो है एक दाना पाता था तब अनुकूलित हो जाता था, ठीक है, मतलब पुनर्बलित होता था, ठीक, तब वो एक्टिव मतलब अनुक्रिया करता था। इसी तरीके से स्किनर की थी, मतलब पावलो का कुत्ता भी था, मांस का टुकड़ा देखता था तब जाकर उसको मतलब अनुक्रिया करता था, ठीक है, मतलब पुनर्बलित होता था। ठीक, उसी प्रकार ने कहा ऐसा नहीं है, जो उद्दीपक अनुक्रिया होते हैं जो दोनों एक दूसरे के पास होते हैं तभी जाकर ये जो है उस चीज़ का अनुक्रिया मतलब करता है, ठीक है, ये चीज़ बताते हैं। और ठीक भी है, कोई भी चीज़ अगर आपके सामने मतलब आप उसको आपके पास होगा, नज़दीक होगा और आपको लगे हम पा सकते हैं, तभी आप जो उसको अनुक्रिया करते हैं, ठीक, यही बताते हैं। आगे भी अपना एक प्रयोग किए थे इन्होंने, आगे अपने सहयोगी, इन्होंने अपने सहयोगी थे जेपी हर्टन महोदय, जेपी हर्टन के साथ इन्होंने बिल्लियों पर कई सारे प्रयोग किए थे। इन्होंने भी ऐसा प्रयोग किया था, ऐसा प्रयोग किए थे, ये भी अपना एक लाइट वाला एक रूम मतलब ऐसा पिंजरा बना दिए थे और एक ऐसा विशेष कोई मतलब राड बना मतलब उसमें लगा दिए थे उस पिंजरे में, या उस मतलब जो भी इनका प्रयोग था। तो उसमें क्या था कि बिल्ली का जो कोई विशेष मतलब पंजा जो पड़ता था, विशेष जो उसका अंग पड़ता था उस पर मतलब दबता था, तभी जो है क्या होता था, वो दरवाज़ा मतलब खुलता था, ठीक है, और खुलता था तभी वो एक्टिव करती थी, मतलब तब जाकर उसको मतलब भोजन वगैरह ये भी देते थे। लेकिन बाद में धीरे धीरे क्या हुआ कि बिल्ली ये चीज़ प्रयोग करते गई और आगे चलकर क्या हुआ कि बिल्ली जो है ये चीज़ सीख गई, जो है हमारे बाएं पंजे से पर जो है यहाँ मतलब पड़ता है तभी जो ये दरवाज़ा खुलता है, तभी हमें भोजन मतलब मिलता है। इस तरीके से जो है वही चीज़ है कि ये भी अनुक्रिया करना अच्छी सीख गई, मतलब जैसे बिल्ली को बंद करते थे वो तुरंत जाकर पंजे से उसको मतलब दबाती थी उस बटन मतलब जो भी था और तुरंत वो खुल जाता था, ठीक है, तो फिर वो अपना खाते तो वही था जिसे स्किनर को बताया, पावलो का थायरॉइड का, ठीक उसी प्रकार इनका भी प्रयोग था, कोई विशेष नहीं था। तो इसकी आप जानते रहिए। तो इसके सिद्धांत को इनके सिद्धांत को उद्दीपक अनुक्रिया समीपता का सिद्धांत कहा जाता है, ठीक। अब इसको जानिए, इसको बता दिए थे। इस तरह देखा जाए तो आपका अधिगम जो टॉपिक था जो है, जो व्यवहारात्मक अधिगम सिद्धांत जो थे, जो मनोवैज्ञानिक थे, जैसे थायरॉइड को देखें, फिर स्किनर को देखें, पावलो को देखें, फिर हल महोदय को भी पढ़े, फिर गुथरी महोदय को पढ़े, मतलब 5 लोगों को हम निपटा दिए, ठीक है, 3 क्लास में। अब जो है इसके बाद जो होगा वो होगा क्या कहते हैं, संज्ञानात्मक अधिगम का सिद्धांत, ठीक है, वो भी बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वहाँ से जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट रूप में आपको सीटेड में तो बहुत सारे क्वेश्चन आपको वहाँ से देखने को मिलेंगे और यहाँ से भी आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है, आगे मिलते रहेंगे। चलिए इसके साथ जो है अब अगली क्लास में अगली वीडियो साथ मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।